हाँ जी। तो स्वागत है भाई आप सबका। हाँ जी, स्वागत है थारा सबका। तो आपके अपना चैनल यानी कि ब्रदर्स एजुकेशन हब पर हरियाणवी बोलते हैं ना, वो ऐसे ही बोलते हैं। एक मिनट रुक जाओ बस आप। हाँ हाँ, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे, यानी कि थारे आपके चैनल पर। तो थे आ जाओ दो अदब, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ थे, जल्दी जल्दी। तो आप भी स्टार्ट करें, यानी कि अपने भी स्टार्ट करें। तो जो भी चैनल के ऊपर नया है, अभी नए नए आए हैं, तो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लो, और बटन को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लेना, और जो भी कमेंट नहीं किया वो कमेंट कर देना। अच्छा, और जो भी खाने खूने की चीज़ है वो खा लेना, और जिससे बात करनी वो बात कर लेना। चले अपने, ठीक है। अच्छा, मेरे को कल किसी ने बोला सर थोड़ा बहुत बागड़ी में आने दो, तो बागड़ी समझ आ जाए। तो देखो मैं थोड़ी सी बोलने की कोशिश, क्योंकि हरियाणा के भी है, तो वो बोलते हैं सर पंजाबी वालों को तो ये समझ आ जाती है, हमें थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो थोड़ा सा ना इसे बागड़ी में आने दो तो हमें थोड़ी सी दिक्कत ना हो। तो मैं कोशिश करूँगा, देखो थोड़ी सी, मैं वैसे मैं हिंदी ही बोलता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा भी थोड़ी बागड़ी और थोड़ी हिंदी में बोलने की। अगर आपको लगे भी हाँ ठीक है सेट बैठ रहा है, तो मेरे को बस इतना सा काम करना, चाहे बाद में कभी कमेंट मत करना, एक बार कमेंट करके ये जरूर बता देना कि सर हाँ ये बागड़ी और हिंदी हमें समझ आ रही है, बागड़ी भी समझ आ रही है आपकी और हिंदी भी समझ आ रही है, यानी कि हरियाणा वालों को बागड़ी भी समझ आ रही है और हिंदी भी समझ आ रही है। ये मेरे को थोड़ा सा कमेंट करके बता देना। अगर नहीं समझे तो अपने कल से वापस हिंदी में आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ चलो हाँ, स्वागत है थारो। तो चले पे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाए जाते हैं, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब बनाया जाता है, किस दिन बनाया जाता है। तो थाना मैं बताऊं भी कब बनाई जाए, तो एक तो 28 जुलाई न, या फिर 29 जुलाई न, या फिर 30 जुलाई न, या फिर 25 जुलाई न। किसी जुलाई न, 28 जुलाई को, 29 जुलाई को, 30 जुलाई को, या 25 जुलाई को, ठीक है। ठीक है। और एक वो अभी चालन लग रही है वैलेंटाइन डे वीक, तो थोड़ा सा संभल के रहियो, क्योंकि 14 तारीख को अपना वो क्या है, वो शहीद दिवस भी बनाते, क्योंकि जो 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, वो भी हमारे भाई बंधु थे जो किसी की वहाँ पे शहीद हो चुके थे, और अपने उनको भूल के आज वैलेंटाइन डे वीक को सेलिब्रेट करते हैं। तो अपने को उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, और किसी कि अगर हस्बैंड हो, किसी भी कुछ भी हो सकते हैं, उनका भी प्यार था, तो वो अपने लिए शहीद होते, तो उसको शहीद दिवस के रूप में याद रखना, क्योंकि वैलेंटाइन डे वीक तो 365 दिनों में कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। उनको एक दिन जरूर याद करना, ठीक है। बाकी चला आप, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब बनाया जाता है, ध्यान से सुनना। पहले बाघ दिवस की बाद में बात करेंगे, ध्यान से सुन लेना। थे ध्यान सुन ले करो, पहले तो नहीं थे सुन ले करो ध्यान, बाद में थे क्यों गुरु जी समझ में कौन नहीं आवे हैं, फिर थे क्यों गुरु जी समझ में कौन नहीं आवे, तो पहले थे ध्यान सुन ले करो, सुन लेना। बाघ दिवस, एक बार बाघ दिवस को लेते हैं, बाघ दिवस को, ठीक है। हाँ, बाघ बाघ एक बार बाघ को उठा लेते हैं, बाघ को, ये लो, ये मैंने उठा लिया बाघ को। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1972 में। कब बना, 1972 में। क्योंकि 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ कब, 5 जून को, इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते। आई बात, एक बात समझ में आया। दूसरी बात, वो गुरु जी यहाँ बताओ पहले इनको क्या लिंक कहते हैं, क्या मैं लिखे, तो सुन लो पहले, ध्यान सुन लो। 5 जून 1972 को जो विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ, उसके अंदर यह डिसाइड किया गया कि प्रत्येक देश वाले अपने अंतर जो भी वन्य जीव पड़ते हैं, पेड़ पौधे पड़ते हैं, उनकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये बोला गया। भारत से कोई गया होगा, मेरे जैसे गया होगा, किसी ने भाग लेने के लिए वहां पे गया होगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, उसको भी बोला गया भी तू भी थारा देश जाके वो काम कर ले, ठीक है। उसने बोला भी ठीक है। तो जैसे 1972 से वापस लौट के भारत आता है, तो उसने भारत आते ही कौन सा अधिनियम बना दिया, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में 1972 का अधिनियम लागू कब हुआ, तो सुन लो कद होयो लागू 9 सितंबर 1972 को। कद हो, 9 सितंबर 1972 को लागू हो, ठीक है। कुछ ठीक है, तो समझ में आ गयो।
गुरुजी थे मन ये बताओ, वो थे बाघ तो नाम लिख दियो, पहला क्या में लिखे है तो ये सुन लो। 1972 में बोला गया अभी पर्यावरण के लिए बनाया गया, तो पर्यावरण के लिए तो ये बना दिया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। लेकिन अब बाघ की प्रजाति बहुत कम थी, बाघ को संरक्षण देने के लिए, टाइगर को संरक्षण देने के लिए बाघ परियोजना शुरू की गई। बाघ परियोजना, टाइगर को संरक्षण देने के लिए जोधपुर का निवासी था, राजस्थान का जोधपुर जिला पड़ता है, मारवाड़ का जिला, मारवाड़ी जिला जिसे कहा जाता है, मारवाड़ का जिला का जो जोधपुर निवासी था, उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर कैलाश सांखला। डॉक्टर कैलाश सांखला, डॉक्टर कैलाश सांखला। डॉक्टर कैलाश सांखला जोधपुर के निवासी ने 1 अप्रैल 1972 को भारत में बाघ परियोजना शुरू कर दी। कौन से अधिनियम के तहत? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत में 1 अप्रैल 1973 को कौन सी परियोजना शुरू हो जाती है? बाघ परियोजना शुरू करने वाला डॉक्टर कैलाश सांखला था। कौन था? डॉक्टर कैलाश सांखला था। कौन हो? डॉक्टर कैलाश सांखला, ठीक है। इसलिए डॉक्टर कैलाश सांखला को टाइगर मैन कहा जाता है। टाइगर मैन के कीजिए, टाइगर मैन कीजिए, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है। के कीजिए, बर्डमैन। डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है। और मिसाइल मैन के नाम से तो कौन जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम जाना जाता है। वीडियो लाइक करो, अगर चैनल को अच्छी लग रही है आपको तो मेरे को बता देना भी बाघ नहीं था ना, समझ में आवे। अगर समझ में आवे तो मैंने बता दियो, ना आवे तो कोई ना, आप चेंज कर देगा, ठीक है। सलीम अली को तो बर्डमैन कहा जाता है, टाइगर मैन तो डॉक्टर कैलाश सांखला को कहा जाता है। 1 अप्रैल 1972 को ये बाघ परियोजना शुरू होती है। गुरुजी ठीक है, लेकिन बाघ के बारे में और बात बताओ। सबसे पहली बाघ परियोजना, सबसे प्रथम बाघ परियोजना तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में चलती है। सबसे पहली बाघ परियोजना कहाँ पे चलाई गई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कट्टा चली, जिम कॉर्बेट में चली, उत्तराखंड में चली। गुरुजी ठीक है। वर्तमान में 54 बाघ परियोजना है। वर्तमान में 54 बाघ परियोजना, 54। वर्तमान में कितनी बाघ परियोजना? 54 बाघ परियोजना। गुरुजी फिर के बतावा तो 54 भी बता दो मैंने। हे आल्यो 54 भी बताऊं। 54वीं बाघ परियोजना रानीपुर बाघ परियोजना है। 54वीं बाघ परियोजना रानीपुर बाघ परियोजना, जो कि कहाँ पे पड़ती है? यूपी के अंदर पड़ती है। 54वीं बाघ परियोजना कौन सी है? यानी कि 54 नंबर की बाघ परियोजना कौन सी? रानीपुर बाघ परियोजना कहाँ पे पड़ती है? यूपी में पड़ती है। प्रथम कौन सी थी? जिम कॉर्बेट थी। वर्तमान में 54 है। 54वीं बाघ कौन सी? रानीपुर यूपी। यानी कि बाघ से संबंधित इतनी सारी आपको बातें बता दी। तो इसका आंसर अभी सुन लेना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। प्रश्न में कोई दम नहीं है, लेकिन इस प्रश्न में काफी दम था, अगर ध्यान से सुना। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दियो, वो ठोक देना घंटे वाला बटन है वो भी, ठीक है। हाँ गुरुजी आगे बताओ, ठीक है तो ठीक हो, लियो भाई सुन लियो। हाँ, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? सुन लेना। कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। कांग्रेस की कद स्थापना हुई 1800। आज वाली कांग्रेस को नहीं, वो आज वाली कांग्रेस तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए लड़ाई करते, लेकिन वो कांग्रेस को नहीं। आ कांग्रेस बा है बिंगो जिकांग, उद्देश्य एक ही हो, अंग्रेजों को बाहर निकालना। उस कांग्रेस का गठन किया 1895 में। उस कांग्रेस का एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। और प्रत्येक दिसंबर में इनके अधिवेशन हुआ करते थे, यानी कि बैठ के हुआ करते थे, उनके अधिवेशन रखा करते थे, बैठ के रखा करते थे। यानी कि आज कहीं पे है, अगले साल कहीं पे रखते, अगले साल दूसरे राज्य में, फिर तीसरे शहर में, फिर अगले में, अगले चलता रहता है। यानी कि पूरे देश में अधिवेशन उसके हुआ करते थे। सिंपल सी बात है। तो पूछ रहा, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? तो ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1901 के अंदर। यानी कि 1901 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। इसी कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले महात्मा गांधी क्या हुए थे? शामिल हुए थे। महात्मा गांधी क्या हुए थे? शामिल हुए थे। ठीक है, आगे चला, चलो भाई ठीक है। ये इसको कौन सा हो? बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर, ठीक है। ठीक है गुरुजी, चालो आगे। देखो थे नहीं पहले, बाद में फिर थे मैंने गालियाँ काटूंगा, हैं फिर थे मैंने गालियाँ काटूंगा। गुरुजी समझ में कौन आयो थे मैंने यहाँ कर जरूर बता दिया
जरूर बता देना भाई हाँ गुरु जी बागड़ी माने समझ में आवे। क्योंकि देखो हरियाणा वालों के थोड़े से मेरे को बता रहे थे कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत है सर, समझ नहीं आती हिंदी, थोड़ी सी बागड़ी में आने दो। तो देखो मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। बाकी तो मैंने सिस्टम दिखने लाग रही था, सामने सुनने लाग रही हूँ मैं, भाई बात है। काला अक्षर भैंस बराबर है अपने तो। भारत के ओके लिखिड़ है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट या फिर वर्धा? हाँ भाई 4 ऑप्शन है थारकन थे भी, कमेंटर और डब्बो नहीं थारकन बिंग में लिख दियो सागे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना? देखो पहला प्रश्न तो है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन प्रथम। अच्छा थारो पहलो प्रश्न तो है भी साबरमती आश्रम की स्थापना कराई किसने थी? तो किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी? साबरमती आश्रम। दूसरी करी कठई, यानी कि स्थापना कहाँ पे की थी? तो ये की थी कहाँ पे की थी? उसने अहमदाबाद ने की। अहमदाबाद पड़ता कहाँ पे? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और गांधीनगर तो गुजरात की राजधानी है, गुजरात की क्या है? राजधानी। गुजरात की क्या है? राजधानी। और वर्धा तो कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। वर्धा तो महाराष्ट्र में पड़ता है, सिंपल सी बात है, कोई इतना खास नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट ये साबरमती आश्रम की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये करमचंद मोहनदास अपने गांधी, मोहनदास महात्मा गांधी। और कहाँ पे की थी? तो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में की थी। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे करते हैं? अहमदाबाद, गुजरात। वीडियो था अच्छी लगे तो देखो लाइक कर दीजिए। वो हरियाणा रे मेरे भाई बहनों, तो आप भी अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। तो गालियाँ तो मत निकालना, आज मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बोला था किसी ने सर जी दिक्कत आ रही है, तो देख लो भाई मैं कोशिश कर सकूँ। बाकी तो मेरे डोर दिखने लग रही है, मैं किसको बोलूँ? ठीक है। हाँ टेस्ट माफिया ओ गुरु जी ओ के सिस्टम है थे रोजा नहीं लियो। देखो थार खातिर बताऊँ मैं, ये ले प्ले स्टोर के ऊपर टेस्ट माफिया एप्लीकेशन है, ठीक है। बट है यानी कि वहां पे उस एप्लीकेशन के ऊपर पूरा का पूरा जो पंजाब हाई कोर्ट का जो भी चौकीदार की वैकेंसी आई है, इसका पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स सिर्फ और सिर्फ 899 में है। पूरा रिकॉर्ड कोर्स है 899 में, ठीक है। और इंग्स आगे के है, और जिसको मैं दिन में पढ़ाई करूँ यानी लाइव क्लासा चलती है दिन में, जो दिन में मैं पढ़ाई करूँ, तो जिसको ऑफलाइन पढ़ाऊँ वे लाइव क्लासा भी वहाँ फ्री है, यानी कि लाइव क्लास से फ्री है। उसके साथ जो पैनल पीडीएफ है वो भी फ्री दिया जा रहा है सिर्फ 899 में, ठीक है। अच्छा गुरुजी और पढ़ने खातर बता दो अब क्या चाहिए। देखो 5 बुक्स है, जो भी जीएस का पर्सन जनरल नॉलेज है, जीएस का है या फिर स्टैटिक्स का करंट हुआ, उसके कुल मिला के पूरे हाई कोर्ट से संबंधित जो स्पेशल चौकीदार के सिलेबस को देखते हुए 5 बुक्स तैयार की गई हमारी सिर्फ और सिर्फ 799 में। और ये होम डिलीवरी करते हैं 799 में, कोई अलग से चार्ज नहीं, होम डिलीवरी 799 में। और बता दूं अगर आपको होम डिलीवरी करवानी है तो 7597 और 000 और 75 पे आप क्या कर देना, कॉल कर देना, या फिर यहाँ पे उनको कॉल करके टेक्निकल टीम वालों को और इनको बता देना। और जब तक कॉल करते रहना तब तक ये ना उठे, क्योंकि अन पूरा तंग करना आप क्या करना है, पूरा तंग करना है, ठीक है। चल आ गया। हाँ जी ओ ये कौन सा आ गया, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला, देखो इनमें सारा मिक्स है, स्टैटिक भी मिक्स है और इसका जीएस भी मिक्स है, इनमें सारा मिक्स है, लेकिन करंट को नहीं, क्योंकि करंट आप अलग से पढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? धनंजय, रविंद्र कुमार, अभिनव पांडे, अर्जुन वाजपेयी। माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? अर्जुन वाजपेयी, अर्जुन वाजपेयी। माउंट एवरेस्ट यानी कि हिमालय की जो सारा ऊंची चोटी है, हिमालय जी की बात सारा ऊंची चोटी पड़े नहीं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बिन के क्या है? बिन के माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है नहीं बिन के माउंट एवरेस्ट। और बिंगी ऊंचाई है यानी कि उसकी ऊंचाई है 8848। बिंगी कितनी ऊंचाई है? 8848। बाकी है बा गुरुजी है बा विश्व की सारी ऊंची चोटी है। विश्व की क्या ऊंची चोटी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है गुरुजी? है कट्ठा आ, तो देखो नेपाल में पड़ा है, कट्ठा पड़ा है आ नेपाल में है, कट्ठा है नेपाल में। गुरुजी द्वारा बता दो एक कर। माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? सबसे युवा अर्जुन वाजपेयी। हिमालय की सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848,
ठीक है। विश्व की क्या है सारा ऊंची है, गुरुजी पढ़े कट्ठे नेपाल में। इन नेपाल में क्या बोलते हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा ये किसो माथो वो है सागर माथो, किसो माथो है सागर माथो। ठीक है, चला आगे, चलो गुरुजी चलो। हाँ अच्छा, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में, देहरादून में, प्रयागराज में, जोधपुर में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? रांची, देहरादून, प्रयागराज। ये एक मिनट रुकियो। ले दोबारा आ गया अपन तो। अच्छा, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में, देहरादून में, प्रयागराज, जोधपुर। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। और देहरादून की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है। की राजधानी है उत्तराखंड की। रांची की राजधानी है गुरुजी झारखंड की राजधानी है। ये की राजधानी है झारखंड की। ठीक है गुरुजी। प्रयागराज कट्ठा है तो यूपी के अंदर पड़ा है, कट्ठा पड़ा है यूपी में। और जोधपुर गुरुजी कट्ठा है और राजस्थान में है। जोधपुर तो कट्ठा है राजस्थान में पड़ा है। ठीक है, तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे पड़ता है? देहरादून में पड़ता है, उत्तराखंड जिसकी राजधानी पड़ती है। आगे चले। ठीक है गुरुजी, अब ये तो मजो को नहीं, एक आधी बात और बताओ जद बने। ये तो थे की कौन बताओ, चार बता गए तो हर कोई बता दे, एक आधी बात और बताओ। ठीक है सुन लो भाई। अब रांची की थाने के बात बताऊँ, झारखंड तो सुन लो। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का ये पठार वो कट्ठा है, वो झारखंड का में। तो कोयला खातर प्रसिद्ध है। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। भारत का किसा रूर किसो प्रदेश है? रूर प्रदेश भी कहा जाता है। कुछ उत्तराखंड की बता दो तो देखो, उत्तराखंड में गंगा नदी को उद्गम हुआ है, और कौन सी किसी नदी को हुआ है? यमुना नदी को उद्गम हुआ है। उत्तराखंड को गंगा का और यमुना का उद्गम होता है। अच्छा गुरुजी, प्रयागराज को बता दो। अरे प्रयागराज के जिले के नज़दीक से अपने भारत की जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा भारत की, वो वहाँ से गुजरती है प्रयागराज के निकट से। गुरुजी राजस्थान को, जो राजस्थान को बता, राजस्थान को तो क्या बता दियो मैं, आप राजस्थान को मैं सारों कुछ बता दूंगा इनको। तो ये सारों में बड़ा हो, तो ये सारों से बड़ा और सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। ठीक है, जोधपुर के बारे में बता दो। तो जोधपुर की देखो पगड़ियाँ प्रसिद्ध है, जो जोधपुर की पगड़ियाँ प्रसिद्ध है। इसके बारे में क्या पूछे? तो केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पे? देहरादून में। सिंपल सी बात है। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ प्रसिद्ध है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ प्रस्थित है? तो दिल्ली, मुंबई, उज्जैन और कटक। कटक चार ऑप्शन है थारकन है, एक तो है किसो, एक दिल्ली, एक मुंबई, एक उज्जैन और एक कटक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो पहले तो सुन लो, वो है कटक में। पहले तो सुन लो, है कट्ठा वो कटक, और कटक कट्ठा पड़ा उड़ीसा में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में। सर ये उड़ीसा की एक आधी बात और बताओ। देखो उड़ीसा में है झील एक, ये आ रही चिल्का झील। चिल्का झील देखो बहुत बारी एग्जाम में पूछी गया, बहुत बारी, यानी कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो चिल्का झील ये है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। किसा पानी की? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, किसी झील है कटक उड़ीसा में, चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और गुरुजी एक आदि और बता दो फिर। देखो इसी उड़ीसा को, उड़ीसा बिल्कुल सामने यानी कि तट पर पड़ा है। उड़ीसा तट थोड़ी सी दूर एक द्वीप बनेडो है, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। और भारत की जितनी भी मिसाइलें छोड़ दीजिए नहीं भाई, इसी द्वीप में छोड़ दीजिए। और व्हीलर द्वीप को ही कौन सा द्वीप? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने इन द्वीप के ऊपर ही, यानी कि व्हीलर द्वीप के ऊपर से ही रह के यहाँ पे अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था, मेरी यात्रा, और यहीं पे अपना जीवन का अधिकांश समय क्या किया था? व्यतीत किया था। तो बिन क्या व्हीलर द्वीप या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। और मिसाइल मैन भी किन किया भारत को? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। ठीक है, वो कटक। ठीक है, उसके बाद में मुंबई तो राष्ट्र राजधानी है ही। दिल्ली के बारे में तो क्या ही जानो, सारों को पता आपको। अच्छा वो पर्सन है तो थे बता ही दोगा। वो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? बंगला साहिब है, कलम मंदिर है, सिमगंज साहिब और स्वर्ण मंदिर है। वो थानू पता ही है कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर है, कट्ठा पड़ा है अमृतसर में पड़ा है, ये ले अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। ठीक है, वो थे मैंने ये कमेंट करके थे यहाँ बता दियो इस स्वर्ण मंदिर को निर्माण कर्ण कराए हो। ठीक है, इतो का मैं थार पर छोड़ूँ। ये लो थारो पर्सन
स्वर्ण मंदिर का निर्माण करता कौन था? वे वो थे, मन बता दूंगा। स्वर्ण मंदिर या फिर स्वर्ण मंदिर जिसे कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर यानी कि स्वर्ण गुरुद्वारा मंदिर का निर्माण, सोने का गुरुद्वारा जो निर्माण किसने करवाया था? वो प्रश्न देखो थारो है, और जे ना बतायो नहीं फिर बात थारी है, थे ना बतायो नहीं फिर तो बात थारी। भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ स्थित है, यानी कि अखबारी कागज का कहाँ का प्रसिद्ध है? और राजस्थान के एग्जाम में जो ग्राम सेवक का एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया प्रश्न था, अखबारी कागज का कारखाना कहाँ क्या प्रसिद्ध है? तो थे सुन लो पहला, तो ये पहला थे किसी नदी, ताप्ती नदी के बारे में सुन लो। ताप्ती नदी है, आ लो ताप्ती नदी बना दी। देखो आए ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम होता है कहां पे? एमपी में, बैतूल की पहाड़ी से, जिसे मुल्ताई की पहाड़ी भी बोलते हैं, मुल्ताई की पहाड़ी से उद्गम होता है, ठीक है। और एमपी में वो एक नगर है जिसको बिगो नाम किया नेपा नगर। नेपा नगर एमपी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? एमपी में पड़ता है नेपा नगर, ठीक है। और गुजरात में इसके ऊपर क्या, एक तो सूरत शहर बसेड़ो है, सूरत शहर गुजरात में। एक काकरापार परमाणु संयंत्र, काकरापार परमाणु संयंत्र, जिसको गुजरात को परमाणु संयंत्र यानी कि सो काकरापार परमाणु संयंत्र, ठीक है। और एक गुजरात की उकाई परियोजना है ऊपर, उकाई परियोजना इना पानी जावे इंगो, यानी कि अरब सागर में अपना जल गिराती है। सुन लेना, ताप्ती का उद्गम एमपी के बैतूल या फिर मुल्ताई की पहाड़ी से होता है। एमपी का नेपा नगर इसी के ऊपर बसा हुआ है। यही वो नेपा नगर है जो कि कौन से कागज के लिए प्रसिद्ध है? न्यूज़पेपर का कारखाना यहाँ पे अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध पड़ता है। सूरत, गुजरात का सूरत नगर इसी के ऊपर पड़ता है। काकरापार परमाणु संयंत्र इसी के ऊपर पड़ता है। और के और सागो उकाई परियोजना यानी कि बिजली बनाने की परियोजना भी कौन सी नदी के ऊपर है? ताप्ती नदी के ऊपर पड़ती है। और इसी ताप्ती पे नेपा नगर बसा हुआ जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज खातर प्रसिद्ध है, ठीक है गुजी, ठीक है। अगर थाने देखो अब बागड़ी समझ आवे फिर तो लाइक कर दियो, और पल्ला पड़ा थोड़ी बहुत तो मैंने बता दी भाई, निश्च तो फिर ना बताओगे तो मैं तो ये चलन दूंगा। तो मैंने बता दी भाई हाँ गुरुजी ठीक है, समझ में आवे मैंने, क्योंकि देखो हरियाणा वालों ने मेरे को बोला था गुरुजी थोड़ी सी बिग में आने दे, तो देखो मैं कर लिया, निश्च तो देख लियो, सोच लियो मारखन। तो देखो भला तो सोचता हूँ मैं, सबका ही सोचता हूँ। अच्छा ओ ले लियो आपसे, यहाँ पर डिस्काउंट चलन लग रही है। वो अगर दीपक कूपन कोड ना मेरो नाम है वो दीपक कूपन कोड भी नहीं यूज करोगा तो कि मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ओके, आ गया प्रश्न। ओ देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार है कट्ठा है मुझे वो बताओ पहला तो। देखो कुतुब मीनार है दिल्ली में, कट्ठा है दिल्ली में, ठीक है गुरुजी। गुरुजी यहाँ बताओ कुतुब मीनार को निर्माण कौन करायो? तो करायो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन करायो? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा ठीक है गुरुजी, ऐबक ने करायो। गुरुजी वो ऐबक ईसा वंश को, वो देखो दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत है जिसको दिल्ली के ऊपर राज करियो, दिल्ली सल्तनत जिका भी पहले ही पहले जिको वंश हो नहीं, जो प्रथम वंश था उसका नाम था गुलाम वंश। गुलाम वंश था। 2 मिनट सुनोगा क्या मैंने? तो सुनो तो था समझ में आ जाए। मोहम्मद गौरी भारत में आता है। मोहम्मद गौरी जब भारत में आता है वो त्राइन का द्वितीय प्रथम युद्ध करता है 1191 ईस्वी में। राजस्थान का चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, प्रथम युद्ध करता है जिसमें वो हार जाता है। 1 साल के बाद में पुनः वह दूसरा युद्ध करता है 1192 में। अब की बार पृथ्वीराज चौहान तृतीय को वो हरा देता है। किसको हरा देता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को वो हरा देता है। उसको कैद कर लिया जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, उसको बंदी बना लिया जाता है। और वहां पे जाके कुछ तो बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था, क्योंकि वहां पे एक शब्द भेदी बाण चलाया गया था उसके द्वारा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा, और उसको दूर बैठे को टपका दिया था। शब्द भेदी बाण का जो कहावत थी वो सुनना, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परिणाम। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बोला गया, उसकी आंखें फुड़वा दी थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की आंखों अंधी करवा दी थी। फिर भी उसको बोला गया 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परिणाम, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। चौहान को बोला गया ऊपर सुल्तान बैठा, उसको चूकना मत, बिंगा टोटा कर देना, टोटा।
उसको टोटे कर देना, उसको मार देना। ताओ पर सुल्तान ने मत चुको चौहान, उसको बोला गया। और बाद में कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान, गौरी ने उसको खत्म कर दिया चौहान को, और गौरी यहाँ पे अपने साथ एक गुलाम लेके आया था, उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उस गुलाम को वो भारत में छोड़ के चला गया और खुद वहाँ पे अफगानिस्तान वापस चला जाता है। और उसी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में कौन सी नींव डाल दी? दिल्ली सल्तनत की नींव डालता है। और गुलाम था तो कौन सा वंश पड़ा? गुलाम वंश पड़ा। इसी का जो प्रथम शासक था उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी मीनार बनाई थी? कुतुब मीनार बनाई थी। कौन सी मीनार बनाई थी? कुतुब मीनार बनाई थी। कौन सी मीनार? कुतुब मीनार बनाई थी। ठीक है, तो कथा कुतुब मीनार कथा कहाँ पे पड़ती है? दिल्ली में पड़ती है। कहाँ पे? और कुतुबुद्दीन ऐबक को तो लाख बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श भी कहा जाता है। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, ठीक है गुरु जी। एक तो सांस और चढ़ जाए थे तो एक तो, हाँ सुन लो, ध्यान सुन लीजिए। अब मैं फिर बार बार कौन बोलूंगा। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह, मुंबई, कच्छ, कानपुर। ओ लिखियो पता नहीं करना यहाँ, ये नहीं, एक तो नहीं, पता नहीं क्या कर बोल रहा है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पड़ता है, उसका नाम है लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है। गुरु जी वो तो ठीक है, सारों बड़ो सारों छोटी बता दो। तो भारत में सबसे बड़ा तो लेह पड़ता है, लद्दाख की राजधानी। और सबसे छोटा जिला तो माहे पड़ता है। कौन सा पड़ता है? माहे पड़ता है। कौन सा? माहे। और बुकिंग जिला पुंडुचेरी को। अच्छा गुरु जी यहाँ किया थे तो मिक्स तो कर दियो सारो कचरो। पुंडुचेरी का जिला है, माने तो वन ठाई कौन पुंडुचेरी राज्य है के, तो सुन लेना इनको। तो पहला क्या है, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा? लेह। अब पुंडुचेरी के बारे में दो बातें जान लेना। पुंडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा यूटी है, पुंडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा यूटी है जो कि तीन राज्यों में और 4 जिलों में फैला हुआ। 3 है कि तमिलनाडु में फैला हुआ, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ और केरल में फैला हुआ। 3 तो राज्यों में फैला हुआ, यानी कि उसके 2 जिले तो पड़ते हैं। 2 जिले की बात करते हो तो 2 जिले उसके कहाँ पे पड़ते हैं? एक तो पुंडुचेरी, ये तमिलनाडु में पड़ता है। एक कराईकल, ये तमिलनाडु में पड़ता है। एक यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और केरल माहे केरल में पड़ता है। ये माहे भारत का सबसे छोटा जिला, जो कि पुंडुचेरी का जिला केरल में पड़ता है। ठीक है, आगे समझ में देखो थे, मैंने बता दियो पहले भी थाना बागड़ी समझ में आवे को नहीं आवे, मैं फिर ये ढिंडोरो बीट रखे है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुप में फेंक दियो। और तो क्या कर सको थे, फोन तो फेंक ना दियो, मत थम जाके लगे फिर। हाँ हो गए प्रश्न, हो गए। ठीक है, बाकी आप काल मिला, काल करते हैं। और वो थे मैंने बता दिए स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मैं देखूंगा थारा कमेंट। ठीक है, और अपने मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अपने कल, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना। ठीक है, मुस्कुराते रहिए और मजे से रहिए और इन्जॉय करिए। ठीक है, गाना सुन लियो के जरा पे। ठीक है।